हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है कक्षा 10 का विज्ञान का लेसन नंबर 4 का, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। उसका हमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के पाठ्यनिहित प्रश्न और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। और ये हमारे पास बुक है कुमार मित्तल की। इसके लेखक हैं कुमार मित्तल। तो प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिन्हें आप कहते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सह संयोजक द्विआबंध बनता है। भाई आपको बताया था कि यदि दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, मान लो आपके पास दो परमाणु हैं, जैसे एक ऑक्सीजन का परमाणु ये है और एक ऑक्सीजन का परमाणु ये है। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनमें क्या होगा? दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, यानी दोनों के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, जिसे आप कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी यदि होती तो सिंगल बॉन्ड बनता, और दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो डबल बॉन्ड बनता है, और तीन इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इन्होंने पूछा है कि डबल बॉन्ड, देखो ये लिखा हुआ है डबल बॉन्ड द्विआबंध। डबल बॉन्ड कब बनेगा? जब दो इलेक्ट्रॉन के जोड़ों की साझेदारी होगी। तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें दो इलेक्ट्रॉन युग्म दे रखे हों। इसमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण द्वारा। भाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण यदि होता है तो सह संयोजक बंध नहीं बनता, आयनिक बंध बनता है। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा, यहां तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड तो नहीं बनेगा, तो ये भी उत्तर नहीं है हमारा। तीसरा, दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा, हाँ, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, दो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े की साझेदारी हुई, यानी टोटल साझेदारी में चार इलेक्ट्रॉनों ने यदि हिस्सा लिया तो डबल बॉन्ड बनेगा। तीन इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से तो बेटे ये बनता है ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला। तो हमारा कौन सा उत्तर है? तीसरा। पहले का सही उत्तर कौन सा है? तीसरा है। ठीक है, समझ में आई ना बात, कैसे है ये सही? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, कार्बन, जिसकी पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में चार, के संयोजकता कोष में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है ना संयोजकता कोष किसे कहते हैं? बाहरी कक्षा को। देखो पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन हैं, और बाहरी कक्षा यानी दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? चार। तो बाहरी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन है, तो इसे ही हमने कहा संयोजकता कोष में चार इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बनिक यौगिक के निर्माण के लिए इसकी प्रवृत्ति होती है। भाई जब इसकी बाहरी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा? पहला ऑप्शन, चारों इलेक्ट्रॉन खोकर C4 पॉजिटिव धनायन बनाना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको सिखाया था कि कार्बन चारों इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर चार इकाई धनावेश अपने ऊपर नहीं कैरी कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है, चार इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके सी के ऊपर चार नेगेटिव चार्ज ऋणायन बनाना, यानी चार नेगेटिव चार्ज वाला ऋणायन बनाएगा क्या ये? नहीं। कार्बन ना तो चार इलेक्ट्रॉनों को छोड़ सकता है और ना ही चार इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, क्योंकि इससे कार्बन का परमाणु जो आयन में बदलेगा वो बहुत ज्यादा अस्थायी हो जाएगा, अनस्टेबल। इसलिए ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। नंबर तीन, दूसरे परमाणुओं के साथ चारों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना। बिल्कुल सही, ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है तीसरा। कार्बन क्या करता है? कार्बन की बाहरी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चार इलेक्ट्रॉन को वो साझेदारी में इस्तेमाल करता है, और उसके चार तरीके उसके पास हैं। या तो वो चारों सिंगल बॉन्ड बना ले, यानी चारों इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर ले, या फिर वो क्या करे, एक तो बनाए डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड, और या फिर वो कर सकता है कि एक तो उसने बनाया सिंगल बॉन्ड, इधर बना देता हूं, और एक बनाया ट्रिपल बॉन्ड, या फिर वो दो डबल बॉन्ड भी बना सकता है। ये सारी बातें मैंने आपको सिखा रखी हैं। कुल मिला के बात यह है कि उसे चार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़ेगी। चारों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने के उसके पास चार तरीके हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हुआ? इसका सही उत्तर हुआ तीसरा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है।
तीसरा क्वेश्चन है बकमिंस्टर फुलेरीन का सूत्र है, सबको पता है C60 है, पहला उत्तर सही है, ध्यान रखना है। बकमिंस्टर फुलेरीन का सूत्र होता है C60, ठीक है। कार्बन परमाणुओं की संख्या 60 होती है इसमें, और एक फुटबॉल जैसा होता है ये देखने में। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? ठीक है, हीरा, हीरे में करंट नहीं चलता, पक्की बात है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। मैंने आपको समझाया था कि ग्रेफाइट में जब आप कार्बन परमाणु को देखोगे तो कार्बन परमाणु बनाता है यहाँ केवल 3 बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, उसका चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली रह जाता है। और जब उसका चौथा इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेगा, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करेगा। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो ग्रेफाइट है वो ही व्यवहार करता है एक सुचालक की भांति, क्योंकि इसके पास कार्बन के बाहरी कक्षा के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते। कोयला भी कुचालक है और लकड़ी का कोयला भी कुचालक है, हीरा भी कुचालक है। हीरा इसलिए कुचालक है क्योंकि कार्बन की बाहरी कक्षा के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले लेते हैं, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन की बाहरी कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉनों में से केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं। वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो खाली रह जाता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करता है, और वो ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। पांचवा क्वेश्चन, कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होती है, इसका कारण क्या है? कार्बन एक अधातु है? नहीं। कार्बन के यौगिकों के गलनांक कम होते हैं? नहीं। कार्बन के यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं? नहीं। कार्बन में श्रृंखलन अर्थात कैटिनेशन का गुण सबसे अधिक होता है। बिल्कुल सही उत्तर है चौथा हमारा, ये वाला उत्तर सही है। आपको मैंने बताया था कि कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होने के 2 कारण बताए थे आपको। उसमें पहला कारण तो बताया था कि ये श्रृंखलन, श्रृंखला बनाने का गुण सबसे ज्यादा कार्बन में है। और दूसरा कारण बताया था कि कार्बन की जो 4 संयोजकता है उस संयोजकता को वो 4 तरीके से पूरी कर सकता है। ये भी कारण है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। सबसे ज्यादा यौगिक कार्बन के ही होते हैं, सबसे ज्यादा यौगिक किसके हैं? कार्बन के। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता है, इसका कारण क्या है? भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4, और मैं आपको बताता हूं कि CCl4 एक सह संयोजक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक तो है ही है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कार्बनिक यौगिक है, पर यह एक सह संयोजक यौगिक भी है, और यह आयनों में टूटता ही नहीं है। और जब यह आयनों में नहीं टूटेगा तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कैसे दिखा देगा? क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट की आदत है आयनिक अभिक्रिया दिखाने की, और आयनिक अभिक्रिया इसे दिखानी है तो इसे अपना साथी जिसके साथ क्रिया दिखानी है वो ऐसा होना चाहिए जो आयनों में टूटता हो, क्योंकि वो आयनों में टूटेगा जब ही इसके साथ रिएक्शन करेगा। और आपका CCl4 आयनों में टूटता ही नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इन्होंने। इन्होंने कहा कार्बन टेट्राक्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता है, इसका कारण है। पहला ऑप्शन दे रखा संकर लवण बना लेना, नहीं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड संकर लवण बना ले या ना बना ले, इससे सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2 क्लोरीन का निकल जाना, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तीसरा सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर आयन नहीं देता। भाई सिल्वर नाइट्रेट तो एक एक विद्युत अपघटय है, लवण है ना वो एक, और लवण तो सारे प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं, आयनों में तो टूटेगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्यों कह रहे कि सिल्वर आयन देता नहीं, क्यों नहीं देता? ये सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, जब आप AgNO3 को पानी में घोल दोगे तो ऐसे टूटेगा Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। बताओ आयनों में तो टूटता है, और ये यूं कह रहे कि सिल्वर आयन नहीं देता, देता है सिल्वर आयन तो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड
क्लोराइड आयन नहीं देता है, ये है सही उत्तर। ये चौथा उत्तर सही है। भाई कार्बन टेट्रा क्लोराइड जब आयनों में नहीं टूटता तो क्लोराइड आयन कैसे बना देगा, वो बना ही नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में जल में अधिक घुलनशील होते हैं, नहीं। भाई कार्बनिक यौगिक तो कार्बनिक विलायकों में ही ज्यादा घुलनशील होते हैं, जैसे अल्कोहल व ईथर में। फिर उसके बाद सामान्यतः यह जटिल नहीं होते हैं व इनका अणुभार कम होता है। भाई कार्बनिक यौगिक तो बहुत जटिल होते हैं, अणुभार इनके 1-1 लाख से भी ज्यादा हैं। प्रोटीन बताया था ना कि अणुभार 1 लाख से भी ज्यादा होता है। नंबर 3, जल में वे शीघ्र आयनित होते हैं, पानी में तो घुलते ही नहीं, तो आयनित कहां से हो जाएंगे कार्बनिक यौगिक। नंबर 4, इनका क्वथनांक व गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, यही सही उत्तर है। 7वें का चौथा उत्तर है कि कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक व गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि इनमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं ना, जबकि आपके अकार्बनिक यौगिकों में ज्यादातर आयनिक बंध पाए जाते हैं जो ज्यादा मजबूत हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है। भाई असंतृप्त यौगिक वो होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और कहीं डबल बॉन्ड हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। डबल बॉन्ड यदि कार्बन कार्बन के बीच है तो उसे आप कहोगे असंतृप्त। यह ट्रिपल बॉन्ड है। देखो जरा ऐसा यौगिक कौन सा है, ऐसा यौगिक ये है, देखो ये वाला, ये इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड है पर वो कार्बन कार्बन के बीच नहीं है, तो इसे आप असंतृप्त यौगिक नहीं कह सकते। इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, और इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड केवल इस यौगिक में है, इसलिए तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही होगा, यही असंतृप्त यौगिक है। ठीक है, या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, समझा रखा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है। एल्कोहल कहते हैं जब कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ हो, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ हो, OH। ढूंढो कहाँ है, यहाँ तो COOH ग्रुप है, ये पहले वाला जो है ना, ये COOH ग्रुप है बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहल नहीं है। दूसरा ग्रुप देखो कार्बन के साथ OH है, हाँ ये है अल्कोहल, अल्कोहल है। तीसरा तीसरा बेटे आप सोचोगे कि सर ये भी कार्बन के साथ OH है, पर C6H5 बेंजीन रिंग होती है ऐसी, ये बेंजीन रिंग है इस तरह की, और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है यहाँ OH। तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा हुआ है तो इसे नहीं आप कह सकते कि ये अल्कोहल है, इसे तो हम फिनॉल कहते हैं। और ये तो H के साथ OH जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ OH तो नहीं है चौथे ऑप्शन में। तो कार्बन के साथ यानी खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के कार्बन के साथ यदि OH जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो है क्या, अल्कोहल। जैसे मान लो मैं कहूँ कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, इस तरीके से है। देखो कार्बन 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 कार्बन, यदि इसके साथ OH जुड़ा हुआ है तो इसे आप अल्कोहल कहोगे। यहाँ OH होता तो इसे भी क्या कहते हैं, अल्कोहल। पर यदि बेंजीन रिंग हो इस तरह की, मान लो बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपने OH जोड़ दिया, तो ये अल्कोहल नहीं होता है, इसे आप अल्कोहल नहीं कह सकते, इसे आप कहोगे फिनॉल। क्या कहोगे, इसे आप फिनॉल कहोगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। चलो अगला देखते हैं। तो हमारा इसका उत्तर कौन सा सही हुआ, इसका उत्तर ये है सही, ये दूसरे वाला। कौन सा उत्तर सही है, दूसरा, ये वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह है। फिर दोबारा एल्कोहल पूछ लिया। भाई एल्कोहल, इसमें तो एल्कोहल नहीं है, ये है अल्कोहल। देखो कार्बन के साथ OH है, ये तो COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा खोल के लिख रखा। कार्बन के साथ OH थोड़ा ही है, पोटेशियम के साथ OH है, ये तो कार्बनिक यौगिक भी नहीं है, ये तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे आप कहते हो कास्टिक पोटास। ये है सही उत्तर हमारा दूसरा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। देखो मैं बताता हूं, कीटोन, कीटोन होता है ऐसा, आर यानी अल्काइल ग्रुप और बीच में सीओ और फिर आर, इसे कहते हैं कीटोन, आर सी ओ आर को। अब देखो आप, आर सी ओ आर किस में है भाई, सीओ तो इसमें भी दिखाई दे रहा, सीओ तो इसमें भी दिखाई दे रहा, और सीओ तो इसमें भी दिखाई दे रहा, और सीओ तो चारों में है। पर यूं देखो कि कौन से सीओ के दोनों तरफ या तो मिथाइल है या तो इथाइल है या तो प्रोपाइल, दोनों तरफ होने चाहिए। इसके तो दोनों तरफ है चाहिए, तो चलने का ही नहीं काम। दूसरे में एक तरफ तो है मिथाइल पर दूसरी तरफ तो नहीं है, ये भी कीटोन ग्रुप नहीं है। ये कुल मिला के ये ग्रुप है सी एच ओ, एल्डिहाइड जिसे हम कहते हैं। और ये है सी डबल ओ एच। देखो इस सीओ के दोनों तरफ, इधर तो है मिथाइल ग्रुप, इधर नहीं है मिथाइल ग्रुप, तो इसे भी आप कीटोन नहीं कह सकते। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप चाहिए कीटोन के, सीओ के। इसमें इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, तो यही सही उत्तर होगा हमारा चौथा, ये कीटोन है, ये है कीटोन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन क्या है, कीटोन, कीटोन है। और कीटोन ये होता है, देखो ये वाला, ये कीटोन है। दो बॉन्ड हैं भाई, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि सी ओ है और सी ओ के इधर भी बॉन्ड है और इधर भी बॉन्ड है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सी ओ है, इसके ऊपर दो बॉन्ड हैं, किसी भी तरह लिख दो, ऐसे ही लिख रखा है। सी ओ में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड दिखा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्यूटेनॉन में होता है कीटोन, और कीटोन ग्रुप ये वाला है। ये तो एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, और ये है मिथॉक्सी, एल्कोक्सी एल्केन पढ़ाए थे ना, ईथर। तो इसका सही उत्तर कौन सा हुआ, दूसरा। 13वां क्वेश्चन देखो। 13वें क्वेश्चन में कहा है ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनॉन सेम क्वेश्चन है, कीटोन यही है दूसरा, यही तो है कीटोन ग्रुप। ये कौन सा है, एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 14। एल्केनों का सामान्य सूत्र है, एल्केन आपको पता है, एल्केन CnH2n+2 सिखाया था ना। निम्नलिखित में एल्कीन का सूत्र है, एल्कीन सिखाया था। एल्कीन होता है CnH2n, ठीक है, यानी कार्बन का दुगना हाइड्रोजन होना चाहिए। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 होने चाहिए, 8 है, ये एल्कीन नहीं हो सकती। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन दुगने हैं 6, ये एल्कीन है, दूसरा उत्तर सही है। कौन सा उत्तर है सही, दूसरा, क्योंकि फार्मूला है CnH2n, यानी कार्बन के दुगने होते हैं हाइड्रोजन एल्कीन में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र है, एल्काइन होता है CnH2n-2, यानी कार्बन की संख्या का दुगना हाइड्रोजन की संख्या करो और उसमें से 2 घटाओ। ये तो कार्बन की संख्या का दुगना है हाइड्रोजन, ये तो एल्काइन नहीं हो सकता। कार्बन की संख्या का दुगना भी नहीं है, C2H6 दुगने से ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकता एल्काइन। दुगना करके उसमें से 2 घटाने पे यदि सिस्टम बन रहा हो तो वो एल्काइन है। कार्बन की जितनी संख्या उतनी हाइड्रोजन की, ये भी एल्काइन नहीं हो सकता। इसे देखो चौथे ऑप्शन को, कार्बन 3, तो हाइड्रोजन दुगने करोगे तो 3 दूनी 6, और 6 में से 2 घटा दिए 4, ये है सही उत्तर हमारा। एल्काइन होता है CnH2n-2, यानी दुगने में से 2 घटाने होते हैं, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में एल्काइन है, वही देखो आप, दुगने में से 2 घटाने हाइड्रोजन, ये तो दुगने में 3 दूनी 6, 2 जोड़ दिए, ये तो हो नहीं सकता एल्काइन, ये तो एल्केन है। और ये दुगना कितना होता है 8, 8 में से 2 घट, ये भी एल्केन है। इसे देखो दुगना 6, ये तो एल्कीन है, डबल बॉन्ड वाला। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा, C3H4, यही उत्तर है इसका भी, फोर्थ। 2013 में भी आया यूपी बोर्ड में और 2016 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। फार्मूले यदि आपके याद है ना, CnH2n+2 किसका है,
CnH2n किसका है, CnH2n-2 किसका है। तो आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी बस। जब भी तो मैं कहता हूं कि भाई किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले उसकी थ्योरी जरूर पढ़ लेनी चाहिए। यदि आप थ्योरी वाले वीडियो को ढंग से पढ़ लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। और यदि आप थ्योरी वाला वीडियो तो पढ़ नहीं रहे और सीधा आप सोच रहे कि मैं एक्सरसाइज ही कर लूं तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, पक्की बात है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, चलो कौन सा क्वेश्चन है अब। अगला है 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में सजातीय युग्म है। सजातीय उसे कहते हैं जिसमें एक ही जैसे क्रियात्मक समूह हो। अब देखो इसमें तो सिंगल बॉन्ड है और इसमें है डबल बॉन्ड, ये तो सजातीय हो नहीं सकते। दूसरा, इसमें है OH यानी अल्कोहल और इसमें है CHO यानी एल्डिहाइड, ये भी सजातीय नहीं हो सकते। देखो यहाँ CHO है एल्डिहाइड और यहाँ भी CHO है एल्डिहाइड। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, ये दोनों सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं, ठीक है। और यहाँ देखना जरा चौथा, इसमें तो OH है अल्कोहल और इसमें है ROR ईथर, इसमें क्या है ईथर, तो ये भी सजातीय श्रेणी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, तीसरा ऑप्शन सही है। 20वां क्वेश्चन। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल अल्कोहल ये होता है एथिल अल्कोहल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है या एथिल अल्कोहल। इसे कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं C2H5OH, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो यदि इसकी बात करो तो वैसे तो इथाइल अल्कोहल है या एथिल अल्कोहल सामान्य नाम, IUPAC में अल्कोहल का नाम होता है एल्केनोल। तो 2 कार्बन को क्या कहते हो आप, एथ। तो एल्केनोल, 2 कार्बन वाले एल्केनोल को क्या कहोगे, एथेनॉल। एथेनॉल देख लो चारों में से कौन सा है, पहला ही है एथेनॉल। तो इथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखो चलो 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में कहा है एसीटल डिहाइड का IUPAC नाम। एसीटल डिहाइड, देखो मैं बताता हूं, एसीटल डिहाइड CH3CHO ये होता है एसीटल डिहाइड, CH3CHO। अब CH3CHO एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है एल्केनल। कितने कार्बन है इसमें, इसमें है 1 और 1 2 कार्बन, तो एल की जगह क्या आएगा 2 कार्बन के लिए एथ, तो इसका नाम है एथेनल। ढूंढ लो एथेनल कौन सा है, एथीन तो नहीं है, ये रहा एथेनल। एथेनेल लिख रखा है इन्होंने, एथेनॉल ना लिख दियो, एथेनॉल तो हमारा ऊपर आ गया। देखो अल्कोहल को तो कहते हैं एथेनॉल और एसीटल डिहाइड जो होता है उसे कहते हैं एथेनल। अब एथेनल को इन्होंने एथेनेल लिख दिया। 21वें का दूसरा ऑप्शन देखो, कोई दिक्कत नहीं है, उच्चारण में फर्क हो जाता है ना, बोलने के तरीके में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। चलो ये तो हो गया हमारा। 22वां देखो, एसीटोन का IUPAC नाम है। एसीटोन क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। एसीटोन ऐसा होता है, इधर भी CH3 है और बीच में है CO और इधर भी CH3 है। अब इसका ये कीटोन है और कीटोन का IUPAC नाम होता है एल्केनोन। कितने कार्बन हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन ढूंढ लो कहाँ है, मेरा दूसरा ऑप्शन प्रोपेनॉन। तो एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है, प्रोपेनॉन, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं 23वें क्वेश्चन पर। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। एसिटिक अम्ल का फार्मूला याद है, CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल और इसका हमें बताना है IUPAC नाम। तो एसिटिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नाम होता है एल्केनोइक एसिड। क्या होता है, एल्केनोइक एसिड। तो कार्बन गिनो कितने हैं, 1 और 1 2, 2 कार्बन वाला एल्केनोइक एसिड क्या होगा, इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन को एथ कहते हो ना आप, देखो एथेनोइक एसिड कहाँ है, ये रहा एथेनोइक एसिड। एसिड को अम्ल लिख दिया इन्होंने। IUPAC में कोई अम्ल थोड़ा ही लिखा जाता है, एसिड लिखा जाता है IUPAC में, तो कोई बात नहीं। ये है हमारा दूसरा
सही उत्तर इसका। 24वें पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24। CH3COOH का IUPAC नाम। भाई CH3COOH एसिटिक एसिड ही तो होता है, अभी तो बताया एथेनोइक एसिड, तो दूसरा होगा इसका सही, एथेनोइक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र है। मार्स गैस कहते हैं बेटे मीथेन को, CH4 को, ध्यान रखना। अब बच्चों के दिमाग में फिर सवाल आता है कि सर मार्स गैस मीथेन को क्यों कहते हैं मार्स गैस। मार्स का मतलब होता है दलदली स्थान, दलदली जगह, मार्सी पैलेसेस। तो ये मीथेन गैस जो है ना दलदल से ही प्राप्त होती है, दलदल से बहुत ज्यादा निकलती है मीथेन गैस। जो पेड़ पौधों के अवशेष हैं उनके सड़ने गलने से या जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से मीथेन बनती है। जो हमारी घरों में एलपीजी इस्तेमाल होती है ना, एलपीजी, या फिर वाहनों में सीएनजी इस्तेमाल होती है गैस, प्राकृतिक गैस, उसमें मीथेन होती है, इसलिए तो वो जलती है। और धरती में जो कई हजारों करोड़ों अरबों साल पहले जो पेड़ पौधे जीव जंतु दबे हुए हैं, वे सब जैविक पदार्थ हैं यानी कार्बनिक पदार्थ हैं, उनके अपघटन से बनती है मीथेन गैस। दलदल में भी बहुत निकलती है मीथेन गैस। और दलदली स्थान को हम कहते हैं मार्सी पैलेसेस, इसलिए मीथेन को CH4 को हम कहते हैं मार्स गैस। तो इसका मार्स गैस का रासायनिक सूत्र CH4 है, पहला उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ आप। 26 है एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। मैंने कहा था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एक कार्बन से काम नहीं चलेगा। एल्कीन का पहला सदस्य वो होगा जिसमें 2 कार्बन होंगे, 2 कार्बन को कहते हैं एथ। पहला उत्तर इन्होंने दे रखा है मेथेन, एन माने सिंगल बॉन्ड, एल्कीन तो डबल बॉन्ड को कहते हैं, पहला तो हो ही नहीं सकता। एथेन सिंगल बॉन्ड होगा, हो नहीं सकता। एथिलीन बिल्कुल होगा, सामान्य नाम दे दिया इन्होंने, एथिलीन जो है इसे कहते हैं एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है एथिलीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन है, ध्यान रखोगे। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हुआ, तीसरा सही उत्तर है। वैसे इसे IUPAC में कहते हैं एथीन, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखो। 27वां क्वेश्चन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। भाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन है। पहला है द्विबंध या त्रिबंध होते हैं बस, और कुछ नहीं। एकल बंध वाले तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, चतुष्फल की है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट तो चतुष्फलकीय में होगा, जो एल्केन होते हैं। 28वां क्वेश्चन देखो क्या है। 28वें क्वेश्चन में कहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये तो मीथेन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्डेड, ये है इथेन, इसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन के दोनों परमाणुओं के बीच, ये है असंतृप्त। क्योंकि C2H4 में CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड यदि ट्रिपल बॉन्ड यदि कार्बन कार्बन के बीच होता है तो ऐसे यौगिकों को ही हम कहते हैं असंतृप्त। 29वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में विवृत श्रृंखला यौगिक है, खुली श्रृंखला यौगिक, एथेन, एथेन विवृत श्रृंखला यौगिक, विवृत श्रृंखला यौगिक तो एथेन ही है। बेंजीन तो श्रृंखला बनाएगा, पता है आपको बेंजीन। और साइक्लोहेक्सेन भी क्या बनाएगा, सर्किल, जिसे आप कहते हो वलय या रिंग या चक्रीय यौगिक। बेंजीन भी चक्रीय है यानी बंद श्रृंखला यौगिक है, साइक्लोहेक्सेन भी और पिरिडीन भी। सिर्फ एथेन एक ऐसा है जो विवृत श्रृंखला अर्थात खुली श्रृंखला यौगिक है। 30वां क्वेश्चन, संकलन अभिक्रिया होती है, संकलन कहते हैं जुड़ना, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे होती है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिन हाइड्रोकार्बन में होगा वे होंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसका उत्तर ये बनेगा दूसरा, संकलन अभिक्रिया होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन द्वारा। 31वां क्वेश्चन, CH4 के ऊपर क्लोरीन का रिएक्शन कराया, बना CH3Cl प्लस HCl, ये उदाहरण किसका है।
ये उदाहरण है क्लोरीन ने हाइड्रोजन को धक्का देके हटा दिया उसकी जगह से। और ऐसी अभिक्रिया को आप कहते हो ऑप्शन नंबर 4 प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पता है ना। 32वां क्वेश्चन, वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि। वनस्पति घी जो है बेटे, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, वनस्पति तेल होता है असंतृप्त, और उसके ऊपर जब हाइड्रोजन का हम रिएक्शन करते हैं तो वो संतृप्त वसा में बदल जाता है। तो वनस्पति घी जिसे आप कहते हो डालडा, डालडा घी का नाम तो सुना होगा। तो वनस्पति घी या डालडा घी जो है वो संतृप्त वसा है, इसलिए अच्छा नहीं है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद 33वें क्वेश्चन को देखो, कठोर जल में क्या होता है। भाई कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड होते हैं। तो कैल्शियम के आयन और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं कठोर जल में, ध्यान रखना। 34वां क्वेश्चन, जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सी पर गर्म करते हैं तो उत्पादित यौगिक का नाम है। एथेनॉल को 160 से 170 पे गर्म करना सिखाया था आपको, याद होगा। एक तो सिखाया था 140 पर और एक सिखाया था 160 से 170 पर। तो यदि 140 पे गर्म करते हैं तो बनता है C2H5O, डाई इथाइल ईथर, दो अणुओं में से जल निकलता है। और यदि आप करते हो 160 से 170 पर गर्म, तो एक अणु में से ही जल निकल जाता है, जिससे हमें मिलता है एक 2 कार्बन वाला डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, जिसे आप कहते हो एथीन या एथिलीन। देखो ये रिएक्शन मैंने आपको समझा रखी है 160 से 170 पर। ये है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। जब आप इसे गर्म करोगे 160 से 170 डिग्री सी पर और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो क्या होगा, ये कंसंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, निर्जली कारक। यहाँ से तो H निकलेगा और यहाँ से निकलेगा OH, ये इसमें से एक H निकलेगा। तो यहाँ तीर के नीचे आप दिखाते हो -H2O, ये निकल जाता है। और जब वहाँ से H निकला CH3 में से, तो यहाँ क्या बचा CH2 और डबल बॉन्ड, यहाँ भी क्या बचा OH निकलने के बाद CH। इसका नाम होता है एथीन या एथिलीन या इथाइलीन, ये होता है इसका नाम। तो हमारा कौन सा उत्तर सही है बताओ। हमारा उत्तर है ये तीसरा सही, एथिलीन। 160 से 170 पर गर्म करोगे तो एथिलीन बनेगा। ठीक है। 35वां, एथिल एल्कोहल। ये 35वां क्वेश्चन देखो ध्यान से। एथिल एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजिनेशन से प्राप्त होता है। एथिल एल्कोहल में से हाइड्रोजन निकालनी, चलो देख रहे निकाल के। एथिल एल्कोहल में से हाइड्रोजन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसमें से हाइड्रोजन निकालनी है। तो एक तो H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से। मैंने आपको सिखाया था कॉपर के साथ गर्म करना, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, ये निकल गया -H2O। मेन प्रोडक्ट आ गया हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, जिसे हम कहते हैं एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड कहो या फिर आप कह सकते हो इथेनल। एल्डिहाइड का IUPAC नाम एल्केनल होता है ना, इथेनल। तो एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से हमें मिलता है, ये रहा, एथिल एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से हमें मिलता है, देखो एसिटल डिहाइड कहाँ है, ये रहा एसिटल डिहाइड, पहला ही ऑप्शन है हमारा। 36वां क्वेश्चन, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त यौगिक, अभी तो बताया एसिटल डिहाइड एक एल्डिहाइड है। तो एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करोगे यानी एल्कोहल को कॉपर के साथ गर्म करोगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, और हाइड्रोजन गैस निकलने से हमें मिलेगा एल्डिहाइड। इसका तीसरा ऑप्शन सही है 36वें का।
37वां क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं? देखो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। तो इसमें एक ही तो है हाइड्रोजन परमाणु, देखो ये। भाई आप कहोगे कि सर 3 तो हाइड्रोजन परमाणु ये भी रखे, पर ये अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु थोड़ा ही है। अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु तो यही है, क्योंकि ये जब टूटेगा तो पूरा का पूरा एसिटिक एसिड जब आयनों में टूटेगा तो CH3COO नेगेटिव बनेगा और H पॉजिटिव बनेगा। तो ये वाला H पॉजिटिव जब बाहर निकलता है तो यही एसिडिक करेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने ऐसे हैं जो अम्लीय हैं? आपका उत्तर ये बनेगा एक, सिर्फ एक है। हालांकि CH3COOH में टोटल हाइड्रोजन परमाणु कितने होते हैं? 4। पर उन चारों में से केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु ऐसा होता है जो एसिडिक करेक्टर दिखाता है, या एसिडिक एसिड के एसिडिक करेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38। एक एल्कोहल को अम्ल के साथ अभिक्रिया कहलाती है। एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है? मैंने आपको सिखाया था एल्कोहल प्लस एसिड इज इक्वल टू एस्टर प्लस वाटर। जब कोई एसिड किसी एल्कोहल के साथ, एसिड माने कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब कोई एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो एस्टर बनता है, और इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरीकरण। दिखा रखी है रिएक्शन एस्टरीकरण वाली। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, जैसे मैं सिखा रहा हूं, 1-2 बार वीडियो देख लोगे, तो बेटे किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। तेलों और वसाओं से साबुन बनने में प्रयुक्त पदार्थ है। तेल और वसा से साबुन बनने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सोडियम क्लोराइड तो नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हाँ, यदि कपड़े धोने का साबुन बनाना हो तो NaOH है। आपको पता है तेल या वसा की क्रिया हमने NaOH के साथ कराई थी जिससे साबुन बना था। यदि कपड़े धोने का साबुन बनाना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा भी कहते हैं इसे, NaOH भी कहते हैं। और यदि नहाने का साबुन बनाना तो KOH इस्तेमाल करो। 40वां क्वेश्चन, साबुन निम्नलिखित किस के यौगिक हैं? साबुन निम्नलिखित किस प्रकार के यौगिक हैं? भाई साबुन किस प्रकार के यौगिक हैं? साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम साल्ट हैं। परिभाषा लिखवाई थी तो लवण है, साल्ट। साबुन क्या होते हैं? लवण। साबुन ना तो अम्ल होता है, ना तो भस्म होता है, ना तो एस्टर होता है, साबुन होता है साल्ट। सोडियम साल्ट होता है हायर फैटी एसिड्स का, जिसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, 3 बने थे, RCOONA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। एस्टरों के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया क्या कहलाती है? एस्टर का क्षारीय जल अपघटन यदि आप करोगे तो एस्टर का क्षारीय, एस्टर जो है ना, ये जो हमने लिखे ना तेल या वसा, ये तेल या वसा सारे एस्टर होते हैं, RCOOR। देखो देखो नीचे देखो, ये एल्काइल ग्रुप है COOR, तो ये एस्टर है, ट्राई एस्टर है, ट्राई एस्टर। तो एस्टर के ऊपर यदि आप रिएक्शन करोगे NaOH या KOH का, तो एस्टर के ऊपर NaOH या KOH के रिएक्शन से क्या होगा? NaOH और KOH के रिएक्शन से क्या बनेगा? साबुन। क्या बनेगा? साबुन। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं साबुनीकरण। जब भी आप एस्टर का NaOH या KOH से जल अपघटन करोगे उसे कहते हैं क्षारीय जल अपघटन, और क्षारीय जल अपघटन से बनता है साबुन, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं साबुनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा निम्नलिखित में से साबुन है। साबुन होता है RCOONA। R की जगह आप इतना बड़ा ग्रुप लिख लो C17H35, कोई बात नहीं, पर ये है तो एल्काइल ग्रुप ही, तो RCOONA यही है भाई। ये जो यहाँ लिख रहा है ये तो ट्राई एस्टर है, तेल या वसा है, पहला ऑप्शन। दूसरा है आपका ग्लिसरीन या ग्लाइसिरोल। तीसरा आपका सोडियम साल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है, तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा जो सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का,
इसे कहते हैं C17H35 का यदि मैं नाम बताऊं तो इसे कहते हैं सोडियम स्टीरेट। तो ये सोडियम स्टीरेट साबुन ही होता है जो हमारी बुक में दिया हुआ है। और NaOH सबको पता है, NaOH साबुन तो नहीं हो सकता, है तो प्रबल क्षार है, ठीक है, पर साबुन बनाने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है। भाई साबुन दो तरह के मैंने आपको सिखाए थे, एक तो कठोर साबुन बताया था, एक मृदु साबुन। कठोर साबुन तो कपड़े धोने के काम होता है, आता है, इसमें इस्तेमाल करते हैं हम NaOH या कास्टिक सोडा, कठोर साबुन। और एक होता है मृदु साबुन, यानी नहाने का साबुन। तो नहाने का जो साबुन है उसमें आप NaOH की जगह KOH इस्तेमाल करते हो, क्योंकि पोटेशियम अच्छा होता है स्किन के लिए सोडियम के कंपैरिजन में। तो इसका सही उत्तर 43वें का कौन सा बनेगा? ये KOH, कास्टिक पोटास, KOH। कास्टिक सोडा NaOH है, कपड़े धोने का साबुन बनेगा या कठोर साबुन बनेगा इससे? खाने वाला सोडा, खाने वाले सोडे से साबुन नहीं बनता। खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और धावन सोडा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, इससे भी नहीं बनता साबुन। साबुन इससे बनेगा, इससे तो बनेगा कपड़े धोने का साबुन या कठोर साबुन, और इससे बनेगा नहाने का साबुन या मृदु साबुन। क्वेश्चन नंबर 44। साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। भाई सोडियम सिलिकेट तो नहीं है, सोडियम सिलिकेट तो वजन बढ़ाता है, चमक लाता है, कठोर बनाता है साबुन को, जो झाग नहीं। रेजिन, हाँ रेजिन या विरोजा, ये झाग उत्पन्न करने वाली चीज है। कार्बोलिक अम्ल क्या है बताना? कार्बोलिक अम्ल कीटनाशक है, कीटनाशक, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट। जैसे डिटॉल का साबुन आता है ना, उसमें कार्बोलिक एसिड जरूर होगा, तो ये भी झाग नहीं उत्पन्न करेगा। कास्टिक सोडा ये साबुन बनाने के काम आता है। तो इसमें सही उत्तर क्या है भाई? ये है रेजिन। झाग ज्यादा बनाने तो रेजिन ज्यादा डालना पड़ेगा आपको। जिस साबुन में ज्यादा झाग आते हैं ना, समझो उसमें रेजिन ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक वो होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। CH4 संरचना बनवा रखी मैंने, इसमें सिंगल बॉन्ड है। C2H6 में आपको सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड है पर कार्बन कार्बन के बीच नहीं है। C2H4 में डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। C2H4 ऐसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये होता है C2H4। तो इसमें तो डबल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच, इसलिए ये है असंतृप्त यौगिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। एल्काइन का सूत्र, एल्काइन होता है CnH2n-2, यानी कार्बन के जितने परमाणु हैं उससे दुगने हाइड्रोजन के करो और उन हाइड्रोजन परमाणुओं में से दो घटा दो, ठीक है। ये पहला ही उत्तर लग रहा मुझे, तो देखो एल्काइन पहला उत्तर लग रहा। पहला क्या दे रखा है? C3H4, 3 का दुगना 6 और 6 में से 2 गए 4, यही उत्तर है और कोई सा नहीं है। 46वें का पहला उत्तर है। तो अब इनके सबके उत्तर आपको अभी मिलेंगे आगे उत्तरमाला में, ठीक है। वैसे मैंने समझा दिए सारे क्वेश्चन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखो जरा। पहला क्वेश्चन दे रखा है अति लघु उत्तरीय में। पहला क्वेश्चन है कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का आबंध उपस्थित है? भाई कार्बन के यौगिकों में होता है सहसंयोजक बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, साझेदारी वाला। कार्बन के द्विआबंध में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डबल बॉन्ड में कितने बॉन्ड है? 2, तो 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। इलेक्ट्रॉन तो 4 हैं, जोड़ों में कहोगे तो 2 जोड़े। तीसरा क्वेश्चन, N2 अणु में किस प्रकार का आबंध उपस्थित है? N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड सिखा रखा है मैंने। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। इधर ये नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है 5 और 3 8 और 5 और 3 8, तो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये व्यवस्था बनती है यहाँ, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो इसका मतलब सह संयोजक बंध है और ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड ये था। नाइट्रोजन अणु में किस प्रकार का आबंध उपस्थित है?
त्रिबंध, त्रिबंध है और सहसंयोजक बंध है। चौथा क्वेश्चन, क्या सहसंयोजक बंध वाले यौगिक जल में आयनों में विघटित होते हैं? नहीं, सहसंयोजक बंध वाले पानी में घुल के आयनों में नहीं टूटते। पांचवा, दो संतृप्त तथा दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम। भाई दो संतृप्त में आप मीथेन इथेन कह दो, जो सिंगल बॉन्डेड है उन्हें संतृप्त कहते हैं, और असंतृप्त में आप कहो इथीन प्रोपीन कह दो, या इथीन कह दो और इथाइन कह दो। यानी दो तो बता दो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, और दो बता दो डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले बता दो, जैसे एक डबल बॉन्ड का एक ट्रिपल बॉन्ड का, या दो डबल बॉन्ड वाले ही बता दो, या दो ट्रिपल बॉन्ड वाले ही बता दो। संतृप्त तो कहते हैं सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को, और असंतृप्त कहते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को। छठा क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? हीरा है, डायमंड है, सबको पता है। सातवां, कार्बन का कौन सा अपरूप पेंसिल बनाने के काम आता है? मैंने आपको सिखाया था ग्रेफाइट, अंदर जो ब्लैक कलर का उसका वो होता है ना, सिक्का होता है ब्लैक कलर का, जो पतला सा रॉड है कच्ची पेंसिल में, वो क्या होता है? ग्रेफाइट। आठवां क्वेश्चन, सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ तथा इसके संश्लेषक का नाम लिखिए। ये यूं कह रहे हैं कि प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था और किसने बनाया था? बताइए जरा, प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? कौन सा था? यूरिया था ना। और किसने बनाया था? बर्जीलियस के शिष्य ने। क्या नाम था बर्जीलियस के शिष्य का? फ्रेडरिक वोहलर। क्या नाम था? फ्रेडरिक वोहलर। याद रखोगे ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नौवां क्वेश्चन। जैव शक्ति सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम? बर्जीलियस। 10वां, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किस वैज्ञानिक की खोज के कारण हुआ? फ्रेडरिक वोहलर। 11वां, कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः किस प्रकार के रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं? सहसंयोजक। 12वां, कार्बन की संयोजकता बताइए। 4। 13वां, यदि कार्बन 4 एकल बंध बनाता है तो किन्हीं दो बंधों के बीच का कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि चतुष्फलकीय संरचना होती है, और समचतुष्फलकीय संरचना में दो बॉन्ड जो होंगे उनके बीच का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 11वीं क्लास में बहुत डिटेल में समझाऊंगा इस बात को। 14वां क्वेश्चन, एल्केनो का सामान्य सूत्र दीजिए। CnH2n+2। 15वां, एल्कीनो का सामान्य सूत्र दीजिए। CnH2n। 16वां, एल्काइनो का सामान्य सूत्र दीजिए। CnH2n-2। 17वां, किसी सजातीय श्रेणी के प्रथम व द्वितीय सदस्यों के नाम लिखिए। सजातीय श्रेणी में एल्केन के लिख देना, मीथेन इथेन। 18वां, किसी एक एल्कोहल का नाम व सूत्र। मिथाइल अल्कोहल, मीथेनॉल, फार्मूला है CH3OH। मिथाइल अल्कोहल सामान्य नाम है, मीथेनॉल IUPAC में है। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, दो एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम व अणुसूत्र। एलिफेटिक कहते हैं खुली श्रृंखला वाले, और संतृप्त कहते हैं सिंगल बॉन्ड वाले। खुली श्रृंखला और सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन के दो के नाम लिख दोगे, मीथेन और इथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4 और इथेन का होता है C2H6। ठीक है। फिर कहा दो एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम व अणुसूत्र। एलिफेटिक असंतृप्त, एलिफेटिक का मतलब खुली श्रृंखला, असंतृप्त का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले दो हाइड्रोकार्बन बताने। एक तो बता दो आप इथीन, यानी इथीन होता है C2H4, और एक बता दो इथाइन या एसिटिलीन कहते हैं सामान्य भाषा में, सूत्र होता है C2H2। 21वां, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम व अणुसूत्र। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन बता दो आप, C6H6 नाम बेंजीन है, सूत्र हो गया C6H6। 22वां, मेथेन अणु की आकृति बताइए। मेथेन में कार्बन के चारों बॉन्ड के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है, आकृति होती है समचतुष्फलकीय या चतुष्फलकीय भी कह सकते हो। 23वां, मेथेन अणु में किन्हीं दो कार्बन हाइड्रोजन बंधों के मध्य बने कोण का नाम मान बताइए। 109 डिग्री 28 मिनट कितनी बार बता मैं आपको? 24वां,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस प्रकार की ज्वाला से जलते हैं? ये है क्वेश्चन कुछ अलग। कौन सा क्वेश्चन था ये? कौन सा था? 24वां था, 24वां। क्वेश्चन नंबर 24। इन्होंने कहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस प्रकार की ज्वाला के से जलते हैं। मैं बताता हूं, वे जलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते हैं बिल्कुल शुद्ध साफ नीली ज्वाला के साथ, साफ नीली ज्वाला के साथ। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस प्रकार की ज्वाला के साथ जलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं पीले रंग की आग के साथ और धुएं वाली। अच्छा यूं बताओ, आपका जो घर में गैस का सिलेंडर है, जब गैस का चूल्हा जलाते हो तो कैसी आती है फ्लेम, उसकी ज्वाला कैसी होती है? नीली होती है ना। इसलिए होती है क्योंकि उसमें मीथेन है, CH4, और मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। जबकि आप माचिस की तिल्ली जला लो, माचिस की तिल्ली में से नीले रंग की फ्लेम निकलती है, कोई बताओ? नहीं तो पीली निकलेगी, धुआं भी निकलेगा। मोमबत्ती जलाओ, पीली निकलेगी, धुआं भी निकलेगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है में। 26वां, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है? भाई रेक्टिफाइड स्पिरिट का मतलब यह है कि 95% तो अल्कोहल है और 5% है पानी। पावर अल्कोहल में पेट्रोल और अल्कोहल का अनुपात, पेट्रोल तो होता है आपका 80%, अल्कोहल 20%। एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण से प्राप्त गैस का नाम बताइए। एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करोगे तो गैस मिलेगी आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे हम कहते हैं एथीन या एथिलीन या इथाइलीन। करा रखा है रिएक्शन पूरा। 29वां, सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम व रासायनिक सूत्र। सिरके में पाए जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल, रासायनिक सूत्र है CH3COOH। एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिक का नाम। एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो आपको मिलेगा CH3COOH एसिटिक अम्ल। करवा रखा है रिएक्शन। साबुन के निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख 2 पदार्थों के नाम। साबुन के निर्माण में आपको कई सारे पदार्थ मैंने करा रखे, उनमें से 2 मुख्य पदार्थ होते हैं। एक तो तेल या वसा लेना हमें, और दूसरा लेना NaOH या KOH। वो डिपेंड करता है कि साबुन कैसा बनाना, नहाने का या कपड़े धोने का। क्वेश्चन नंबर 32, किसी एक साबुन का रासायनिक सूत्र C17H35COONA, सोडियम स्टीरेट। साबुन के निर्माण से प्राप्त सह उत्पाद का नाम। सह उत्पाद जो बनता है साइड प्रोडक्ट, वो है ग्लीसरीन। ये हो गए अति लघु उत्तरीय, इनके भी क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएंगे, इन सभी क्वेश्चंस के उत्तरमाला भी आने वाली है आगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, कार्बन की प्रवृत्ति आयनिक आबंध न बनाकर सह संयोजक आबंध बनाने की क्यों होती है? समझा रखा है, वो 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, 4 दे नहीं सकता, 4 की साझेदारी करेगा वो, इसलिए वो सह संयोजक आबंध बनाता है। दूसरा क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार का आबंध पाया जाता है? मेथेन उदाहरण लेकर समझाइए मेथेन का। भाई कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है सह संयोजक बंध। मीथेन का आप संरचना बना के दिखा देना। मैंने आपको सह संयोजक बंधों के बारे में जब समझाया था, बहुत सारे अणु समझाए थे, उन अणुओं में से एक अणु लास्ट वाला CH4 मीथेन का बताया था। तीसरा क्वेश्चन है, O2 अणु का उदाहरण लेकर समझाइए कि सह संयोजक द्विआबंध कैसे बनता है। भाई O2 का समझा रखा मैंने, 6 पहले ऑक्सीजन परमाणु के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, बन जाएगा डबल बॉन्ड। चौथा क्वेश्चन, ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है और हीरा कठोर? ग्रेफाइट मुलायम इसलिए होता है क्योंकि ग्रेफाइट में पाई जाती हैं बहुत सारी परतें, लेयर्स, और 2 परतों के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, वो होता है वांडरवाल बॉन्ड। और वांडरवाल बॉन्ड होता है कमजोर, बहुत कमजोर होता है, तो परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं ग्रेफाइट की। और जब ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, इसीलिए ग्रेफाइट मुलायम होता है। और हीरा कठोर इसलिए होता है क्योंकि हीरे में जो संरचना है वो त्रिविमीय, बहुत जटिल संरचना है, गुथी हुई संरचना है, इसलिए हीरा कठोर होता है, इसकी विशेष संरचना के कारण। ठीक है, त्रिविमीय और मजबूत संरचना के कारण। 5वां, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण हुआ था? इसका नाम एवं सूत्र लिखिए। यूरिया का हुआ था, नाम लिख दिया, सूत्र लिख दिया। छठा क्वेश्चन, श्रृंखलन के गुण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
भाई श्रृंखला बनाने का गुण कहलाता है श्रृंखलन, कार्बन में सबसे ज्यादा होता है। उदाहरण में आप एक लंबी श्रृंखला वाला यौगिक बता देना, 4 या 5 कार्बन वाला। 7वां, कारण देते हुए समझाइए कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में बहुत अधिक क्यों है। भाई सबको पता कार्बनिक यौगिकों की संख्या ज्यादा इसलिए है क्योंकि कार्बन में दो खासियत हैं। पहली खासियत तो कार्बन में यह है कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कैटिनेशन श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है सबसे ज्यादा। और दूसरा कारण यह है कि कार्बन की जो 4 संयोजकता है उसे वो 4 तरीके से पूरी कर सकता है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखो क्या है। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, क्या CO2 कार्बनिक यौगिक है। भाई कार्बनिक रसायन का मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। और CO2 कोई कार्बनिक यौगिक नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन तो है पर हाइड्रोजन नहीं है। 9वां क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विशेषताएं सारी बता रखी, उनमें से 5 लिख सकते हो आप। 5 भी जब लिखना जब बड़ा क्वेश्चन हो, इसमें तो 2-3 लिख देना। 10वां, कार्बनिक यौगिकों की निम्नलिखित विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए। समावयवता समझा रखी है, बंधों की प्रकृति पता है आपको, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध होते हैं और समावयवता का एक उदाहरण दे रखा है मैंने। उसके बाद 11वां, क्रियात्मक समूह को उदाहरण सही समझाइए, करवा रखा है। 12वां क्वेश्चन, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सबके सूत्र बताने सारे बता रखे हैं आपको। 13वां, सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए, इसके एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ये भी बता रखा। ज्यादातर आपको सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। 13वां क्वेश्चन, सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इनकी 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, बता रखा है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैव शक्ति सिद्धांत करा दिया, कार्बन की 4 संयोजकता करा दी, चतुष्फलकीय प्रकृति करा दी, समूह या मूलक करा दिए, क्रियात्मक समूह करा दिए, सजातीय श्रेणी करा दी, सजातीय श्रेणी व इसके प्रमुख लक्षण करा दिए। एल्किल समूह, एल्काइल ग्रुप, CnH2n+1 में एल्केन में से एक घटा के। क्वेश्चन नंबर 16, इसे जरा ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने कहा है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। पीछे सारे उत्तर हैं, मैं आपको बताता जा रहा। कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। सीधी श्रृंखला, सिंगल बॉन्ड, पेंटेन है इसका नाम। दूसरा देखो, दूसरे पे नंबरिंग 1 2 3, दूसरे पर एक मिथाइल येरा और एक मिथाइल येरा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है इसका नाम, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसे देखो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है ना, तो इसका नाम है एथ और डबल बॉन्ड है ईन, एथीन है इसका नाम। चौथा देखो, इसमें नंबरिंग आप करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप नाम बताओगे। 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है प्रोप, डबल बॉन्ड है इन, प्रोपीन है इसका नाम। और इसमें 2 जगह डबल बॉन्ड आ रहा है, नंबरिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3 4, 4 हैं तो ब्यूट पहले और तीसरे पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1 3 डाई इन, डाई माने 2 जगह, इन माने डबल बॉन्ड है। छठा, छठे पे नंबरिंग इधर से करो, 1 2 3 4 5, इसका नाम है 5 है पेंट, दूसरे पे डबल बॉन्ड है 2 इन, पेंट 2 इन। सातवां, सातवें में 3 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड, 3 कार्बन है प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड आइन, प्रोपाइन। नंबरिंग जो है ना, जब बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो नंबरिंग 4 कार्बन से स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने आपको समझा रखा है, बीच में आने वाले क्रियात्मक समूह के लिए 4 कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है। 8वां, 4 कार्बन है, नंबरिंग देनी पड़ेगी, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूट, दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है, ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन। ठीक है, कौन सा था ये, 8वां था, चलो ऊपर उठा लूं। अब आ जाओ आप 9वें क्वेश्चन पर। 9वां है, आप नंबरिंग कहीं से ही कर दो, एक नहीं इधर से करेंगे नंबरिंग, इधर से नजदीक है, इधर से नंबरिंग करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5,
पेंट टू आइन, पेंट टू आइन 10वां, कितने कार्बन है? 1 2 3, एल्कोहल है ये, OH जुड़ा हुआ देखो यहाँ, तो इसका नाम है प्रोपेन वन ऑल, या वन प्रोपेनॉल भी कह सकते हो इसे। देखो ये CH3 का होल ट्वाइस है ना, तो इन्हें जो है ना, एक तो CH3 सामने जुड़ जाएगा, एक यहाँ जोड़ लेना ऊपर या नीचे, यहाँ ऐसे। अब आप नंबरिंग यहाँ से करना 1 2, दूसरे नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल, दूसरे पे मिथाइल है, प्रोपेन 1 पर OH है, ऑल 1 पर ऑल लिखा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब इसे देखो आप, इसमें नंबरिंग किधर से ही कर लो आप, 1 2 3, और ये OH है एल्कोहल, एल्केनॉल, तो इसका नाम 3 कार्बन है प्रोपेन, दूसरे पे OH है 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। 13वां देखो HCHO, सीधा सा है HCHO, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, इसका नाम है मीथेनल, इसका नाम है प्रोपेनल। ठीक है, ये भी CHO है, ध्यान रखना कार्बन कितने, 1 2 3, ये भी प्रोपेनल है। ठीक है, ये 14वां और 15वां सेम है, प्रोपेनल 16वां, ये CHO है, नंबरिंग यहीं से ही होगी 1 2 3, दूसरे पे मिथाइल ग्रुप आ गया 2 मिथाइल प्रोपेनल है। उसके बाद आ जाओ आप, पहले इसे मिटा दूं मैं, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 17 पर, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में इन्होंने दिया है, ये क्या है, कीटोन है एल्केनोन, 3 कार्बन है प्रोपेनोन, ये है, इस पे नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5, इसका नाम है पेंटेन 3 ऑन, तीसरे कार्बन पर है ना कीटोन, पेंटेन 3 ऑन, या कुछ लोग इसे लिखेंगे 3 पेंटेनोन या पेंटेनोन 3 लिखेंगे, ये भी कीटोन है, ध्यान रखना। नंबरिंग इधर से करो 1 2 3 4 5, ये है पेंटेन 2 ऑन, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्केनोइक एसिड, एक कार्बन है मिथेनोइक एसिड है IUPAC में नाम, 2 कार्बन है इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है इथेनोइक एसिड, देखो COOH ग्रुप को खोल के रख रखा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और ये भी COOH ग्रुप है, 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड है इसका नाम। तो इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है, ये ऐसा नहीं होता कि एक बारी में ही आप सब कुछ सीख जाओगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीख जाओगे आप, बस बात ये है। सबके उत्तर दे रखे नीचे, इस ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 कार्बन वाला, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, और ये क्या है, ये भी COOH है, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड है, और ये क्या है, ये एस्टर है। ठीक है, एल्काइल एल्कोनेट, एल्केनोएट, इथाइल इथेनोएट है, ये तो हमारे कोर्स में नहीं है, अब पहले हुआ करता था, और ये एमीन है 1 2 3 4। ठीक है, ब्यूटेन 2 एमाइन या 2 ब्यूटेनामाइन, और ये है आपका ईथर, ये है एक कार्बन वाला एल्कोक्सी और 2 कार्बन वाला एल्केन, मिथॉक्सी इथेन है इसका नाम। तो इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है यदि हम करते हैं प्रैक्टिस बार बार। देखो ये सारे उत्तर दे रखे हैं इसके, जितने नाम मैंने बोले हैं सारे उत्तर हैं, देख लो। ठीक है, हिंदी में लिख रखे, पर आपको उत्तर इंग्लिश में लिखने चाहिए, नाम IUPAC के। आपको नाम लिखने चाहिए IUPAC के हमेशा इंग्लिश में। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र दीजिए। संरचना सूत्र आप इसका जस्ट उल्टा कर दोगे, बना दोगे संरचना सूत्र। संरचना सूत्र ये दे रखे नीचे सारे, ठीक है, इन्हें देख लेना, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। 17वें क्वेश्चन में, 16वें और 17वें में इतना सारा काम था। क्वेश्चन नंबर 18, एलिफेटिक तथा एरोमेटिक यौगिकों से आप क्या समझते हैं? पता है आपको, एलिफेटिक खुली श्रृंखला यौगिक हैं, एरोमेटिक बंद श्रृंखला में वो हैं।
जिनमें से विशेष प्रकार की स्मेल आती है जो जलने पर धुआं देते हैं। 19वां, एरोमेटिक यौगिकों के प्रमुख गुण बता दोगे? अंतर भी लिखवा रखा है दोनों में, उसमें से मिल जाएंगे गुण। 20वां, हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र, संरचना बताओ। 21वां, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या समझते हैं? उदाहरण बताओ। सारी चीजें पढ़ा रखी। 22वां, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ा रखे हैं। 23वां, प्रतिस्थापन अभिक्रिया उदाहरण सहित पढ़ा रखी है। योगात्मक अभिक्रिया भी पढ़ा रखी है आपको। योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक एक उदाहरण दे दोगे आप। एथिल अल्कोहल के निर्माण की 2 विधियां बहुत सारी करा दी, कोई सी 2 दे देना आप। 27वां, एसिटिक अम्ल के 2 ऐसे रासायनिक गुण लिखिए जो एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुण लिख देना कोई से भी। 28वां, एसिटिक अम्ल के प्रमुख उपयोग लिख दोगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करो। ये रिएक्शन पूरी कर दोगे? देखो, एथिल अल्कोहल को किसके साथ गर्म करें कि C2H4 बन जाए और साथ में H2O निकल जाए, H2O निकले। यहाँ लिखोगे आप H2SO4 कंसंट्रेट 160 से 170 पर, अभी बताया था रिएक्शन। एल्कोहलिक QH के साथ गर्म करोगे तो इसमें से HI निकलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन, और यहाँ यही गैस मिलेगी आपको C2H4, ठीक है, KI निकल गया और H2O, बस ये चीजें निकल गई, ठीक है। और यदि इसके साथ रिएक्शन करोगे जलीय KOH के साथ तो KBr निकलेगा। KBr एक निकाल दो, C2H5OH, यहाँ तो लिख दो KBr, या यहाँ तो C2H5OH लिख दो, यहाँ KBr। ऐसे होगी ये वाली रिएक्शन। जब हम रिएक्शन को प्रैक्टिस करते हैं ना तो आ जाती हैं ये सारी। प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। गले में प्रॉब्लम हो रही मेरे कुछ। क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 30। साबुन के निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख 2 पदार्थों के नाम व रासायनिक अभिक्रिया बता दोगे। साबुनीकरण, साबुन बनाने की विधि का समीकरण बता दोगे। साबुन के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण बता दोगे। साबुन के निर्माण से प्राप्त सह उत्पाद का नाम व सूत्र, ग्लीसरीन का सूत्र बता देना। 34वां, साबुन क्या है, इसको बनाने की रासायनिक अभिक्रिया, अपमार्जक किसे कहते हैं, करा दिया। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी, सारे करा दिए हैं मैंने आपको, देख लेना। सारी चीजें करा दी ना, बस दोबारा नहीं कराने का। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लेना आप। 37वां क्वेश्चन, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री C पर गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल को जब आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 पर गर्म करोगे तो उसमें से H2O निकल जाएगा और आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिखा रखी है रिएक्शन कई बार, आपको नोट्स में मिल जाएगी। नंबर 2, एथिल ब्रोमाइड जलीय KOH से क्रिया, जलीय KOH से अभी क्रिया कराई हमने, KBr निकलेगा और इथाइल अल्कोहल बन जाएगा मेन प्रोडक्ट। इथाइल अल्कोहल बनाने का एक तरीका है ये। एथिल एसीटेट को क्षारक की उपस्थिति में जल अपघटित करना, साबुनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। एथिल एसीटेट को आप एथिल एसीटेट ले लेना, C2H5, नहीं CH3COO C2H5 NaOH के साथ। चलो इस रिएक्शन को बता रहा हूँ मैं आपको। एथिल एसीटेट है ना, वैसे तो मैंने सिखा रखी है ये सारी रिएक्शन। CH3COO C2H5 क्षारक NaOH से इसका रिएक्शन करा दो आप, ठीक है। तो ये बनेगा, एक तो ये बनेगा C2H5OH और ये बन जाएगा CH3COO Na, Na इसके पास चला जाएगा, ये बनेगा प्रोडक्ट। कर लोगे?
उसके बाद सुक्रोज का किण्वन करा रखा है अल्कोहल बनाने के लिए 2 स्टेप में, एक बार इन्वर्टेज एंजाइम था, दूसरे स्टेप में जाइमेज एंजाइम था। उसके बाद ये है 5वां क्वेश्चन, 5वां पार्ट, एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ क्रिया, ये भी करा रखी है, C2H5ONA प्लस सोडियम, सॉरी C2H5OH प्लस Na, C2H5ONA बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया। एसिटिक अम्ल कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर, एस्टरीकरण पूछा इन्होंने, ठीक है, एस्टरीकरण बता दोगे। 7वां पार्ट देखो क्या है, एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करो, एसिटिक अम्ल के 2 अणुओं को पानी निकल जाएगा उसमें से, ये भी करा रखा। एसिटिक अम्ल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराओगे एसिटिक अम्ल का, तो उसका अपचयन हो जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, सीधा सीधा अल्कोहल बनेगा C2H5OH, ये भी करा रखा रिएक्शन। ट्राई स्टाइरिन को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करना, ट्राई स्टाइरिन होता है CH2COOH सिंगल बॉन्ड, CHCOOH सिंगल बॉन्ड, CH2COOH, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया टाई स्टाइरिन में जो बाद में मैं H बोल रहा वो R है, C17H35 स्टाइरिन है ना, तो ये साबुनीकरण की अभिक्रिया लिखनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, ये भी करा रखा आपको, एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म भी करा रखा है, एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड भी, और एसिटिक अम्ल से मिथाइल एमीन भी, ये सारी चीजें करा रखी। इसी तरीके से जब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आप देखोगे ना, ये भी सारे मैंने आपको बेटे करा दिए। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो आपकी उत्तरमाला है, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं सारे, 46 के 46 उनके उत्तर, और ये अति लघु उत्तरीय हैं, 33 उनके उत्तर हैं। अब हम थोड़ा सा काम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की पहले पाठ्य पुस्तक के पाठगत प्रश्न देखते हैं। CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है, ऐसी होती है, कार्बन की भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6, इसके पास भी 6, ये CO2 इस तरह बनता है, ये तो समझ में आ जाएगा आपके आसानी से। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में कहा कि जो S8 होता है ना, S8 उसकी संरचना कैसी होती है, सल्फर के 8 परमाणु कैसे जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं, देख लो इसे जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सल्फर के किसी एक परमाणु को देखोगे तो इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो पड़े इसके पास ही, 1 इलेक्ट्रॉन इधर साझेदारी और 1 की इधर साझेदारी, ठीक है। देखो ये सल्फर है, ये सल्फर है, ये सल्फर है, 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये क्या करेगा, ये वाला सल्फर इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इधर से लेगा साझेदारी में, तो हो गया 8। इसी तरह ये वाला सल्फर करेगा, तो अपने 4 तो इन्होंने रोक रखे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले सल्फर का होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। इसी तरह ये करेगा यहाँ से, मतलब कहने की बात, हर एक सल्फर को देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन इसका है, चारों इसके अपने पास हैं, और दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इस तरह S8 की संरचना एक रिंग जैसी होती है, रिंग जैसी। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। पेंटेन कितने तरह के हो सकते हैं, देखो मैं बताता हूं। पेंटेन, पेंटेन एक तो ऐसा हो सकता है कि 5 कार्बन सीधे जुड़े हुए हों, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन तो पूरे कर दोगे आप, आपको पता किनारे वालों पे 3 3 हाइड्रोजन जोड़ोगे, जैसे इन्होंने इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं, 1 2 3, इन्हें आपको ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, इस कार्बन के बराबर में इस वाले के आप यहाँ S3 लिख दो ना, एक ही तो बात है। तो एक तो पेंटेन बनेगा ऐसा सीधी श्रृंखला वाला, एक पेंटेन ऐसा बनेगा, 1 2 3 4, और एक निकल जाएगा नीचे कार्बन यहाँ, 2 तरह का। और एक पेंटेन ऐसा भी बन सकता है, 1 2 3, एक कार्बन ऊपर जुड़ गया, एक नीचे जुड़ गया,
तो पेंटेन कितने तरह के बने? 3 तरह के ही तो बने। ये 3 तरह के पेंटेन बन सकते हैं। सारे हाइड्रोजन अलग अलग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप हाइड्रोजन को कार्बन के बराबर में ही लिख दो बस। तो 3 तरह के पेंटेन होते हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? दोनों गुण आपको पता है, एक तो श्रृंखला बनाने का गुण और एक चार संयोजकता। वही लिख रखा, पढ़ लेना इसे। साइक्लोपेंटेन का सूत्र इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। साइक्लोपेंटेन का मतलब समझते हो? 5 कार्बन है, चक्र बना रहे, ऐसे बनेगा 5 कार्बन का चक्र ये बना हुआ। अब मैं समझाऊंगा इसे, ऐसे समझाऊंगा 5 कार्बन के चक्र को। 1 2 3 4 और एक 5। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन हमें पता कि यहाँ पेंटेन है तो सिंगल बॉन्ड होगा इस तरीके से, ये सिंगल बॉन्ड होगा। अब हर एक के पास 2 हाइड्रोजन की कमी है, 2 बॉन्ड की कमी। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से। इसी तरीके से यहाँ है। तो जहां जहां मैंने सिंगल बॉन्ड बनाए ना, ये वहां वहां आपको क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी है। एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करनी, साझेदारी। देखो जैसे मैंने ये सिंगल बॉन्ड बनाया ना, ये वाला देख रहे आप, इसे इसे देख रहे हैं, ये है देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाया ना, देखो ये वाला, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही, देखो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहे हैं बाहरी कक्षा के। बना लोगे इसे? चलो नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। इनकी संरचनाएं बनानी जैसे आप नाम से बनाते हो ना, नाम से सूत्र, बस वो करना है आपको, और कुछ नहीं है। और निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण मैंने आपको करना सिखा दिया, यूपीएससी, उसे देख लेना आप। आठवें क्वेश्चन में कहा, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? एथेनॉल है, एथेनोइक अम्ल है। ऑक्सीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रही इसमें, ये 2 ऑक्सीजन जुड़ रही। पहली ऑक्सीजन जुड़ेगी तो एल्डिहाइड बनेगा, दूसरी ऑक्सीजन जुड़ेगी तो एसिटिक एसिड बनेगा। 9वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन के जुड़ने को ही तो कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? ठीक है, ये यूं कह रहे, एथाइन तथा वायु के मिश्रण का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? वायु में ऑक्सीजन केवल 21% है। वायु में नाइट्रोजन और अन्य निष्क्रिय गैसें होती हैं जो एथाइन को दहन में सहायता नहीं करती। भाई यदि आप एथाइन को वायु में जलाने की कोशिश करोगे तो वायु में नहीं जलेगी उसमें, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए ना किसी भी चीज को जलने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए एथाइन के दहन के लिए वायु का उपयोग नहीं कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो क्या है। एथाइन के साथ हमें ऑक्सीजन चाहिए, एथाइन के साथ हवा नहीं चाहिए। प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? ठीक है, ये प्रयोग है, देखो एल्कोहल और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराने पर कोई गैस नहीं निकलती, जबकि एथेनोइक अम्ल की, ये एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर सनसनाहट के साथ गैस उत्पन्न होती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यानी CO2 गैस। तो ये तो अंतर हो गया एक। दूसरा, एथेनोइक अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है किंतु अल्कोहल का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एथेनोइक अम्ल लाल इसलिए कर रहा क्योंकि एथेनोइक अम्ल एक अम्ल है, जबकि जो अल्कोहल है ना आपका, वो लगभग उदासीन होता है अल्कोहल। आते हैं नंबर 11 पर, ऑक्सीकारक क्या हैं? आपको पता है ऑक्सीकारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण।
जो अपने आप अपघटित होकर ऑक्सीजन द्वारा दूसरों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। जैसे कुछ ऑक्सीकारक ये लिखे हुए ऊपर देखो जरा, KMnO4, K2Cr2O7 और HNO3, ये बढ़िया ऑक्सीकारक हैं। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? नहीं, क्योंकि जो डिटर्जेंट या अपमार्जक है वो कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ अधिक मात्रा में झाग उत्पन्न करते हैं। साबुन से तो बता दोगे आप, साबुन मृदु जल में तो पूरे झाग देगा और कठोर जल में झाग नहीं देगा, जबकि डिटर्जेंट या अपमार्जक दोनों में ही झाग देगा। इसलिए डिटर्जेंट के बारे से आप पहचान नहीं कर सकते कि कौन सा पानी मृदु है कौन सा कठोर है। नेक्स्ट, अब इन्होंने कहा लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, जैसे धोबी पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं, या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जब साबुन कपड़े के ऊपर लगेगा तो जो हमारा जो पानी है उसकी जो अशुद्धियां हैं, साबुन उसके साथ रिएक्शन करेगा जिससे कुछ लवण बनेगा, साल्ट, एक चिपचिपा पदार्थ लेस जैसा, उसे अलग करना पड़ेगा ना कपड़ों से। इसलिए उन्हें डंडे से पीटते हैं या फिर उन्हें पत्थर पर पटकते हैं, इसलिए। ठीक है, यही चीज लिखी हुई पढ़ लेना इसमें से। तो ये हुआ एनसीईआरटी के पाठ्य निहित प्रश्न। अब आते हैं अभ्यास प्रश्नों पर, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें भाई C2H6 है, तो C2H6 को देख लो एक बार आप, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन इसके ऊपर हैं इस तरीके से, और 3 हाइड्रोजन इसके ऊपर हैं, ये है, ठीक है। तो इसमें कितने बॉन्ड है बताओ? 3 और 3 6 और 1 7 हैं, तो ये उत्तर सही होगा। 7 सह संयोजक आबंध हैं इसमें, ठीक है, 7 ही तो हैं। दूसरा क्वेश्चन नीचे दे रखा, इन्होंने संकेत देख लेना। ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है, यानी 4 संयोजकता दिखाने वाला, जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, ठीक है। ब्यूटेनॉन 4 कार्बन वाला यौगिक है। तो ब्यूटेनॉन कीटोन, एक एल्केनॉन ही तो है, कीटोन है, तो इसका कीटोन है। प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं क्रियात्मक समूह को, फंक्शनल ग्रुप को। इसमें ब्यूटेनॉन में कीटोन ही तो होगा। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नहीं जल रहा जब तो धुआं दे रहा, और धुआं दे रहा तो बर्तन की तली काली हो रही। चौथा क्वेश्चन, CH3Cl में आबंध संरचना का उपयोग कर सह संयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। लो ये है, इसमें क्या होगा, इसमें ये जो बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ होंगे, जिसकी वजह से क्लोरीन पर थोड़ा सा ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये वाला बंध ध्रुवीय होगा, होंगे तो ये भी ध्रुवीय, तीनों सारे बंध सह संयोजक होंगे और ध्रुवीय होंगे, बस यूं समझ लो आप। नीचे लिखा हुआ पढ़ लेना आप। उसके बाद आ जाओ 5वें क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बताने इनके चारों के, ये बता दोगे आप। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी परमाणु की, जो मैंने आवर्त सारणी में मुख्य मुख्य ग्रुप बताए थे उनसे पता चल जाएगा। छठा क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। इसके लक्षण भी लिखे हुए हैं, सारे करा दिए मैंने आपको। उसके बाद भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल में अंतर कैसे करेंगे, ये भी करा दिया, कराया था ना ये। रासायनिक गुण और भौतिक गुण सारे सिखा रखे हैं इनके दोनों के, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के, एसिटिक अम्ल के सिखा रखे हैं ना। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है?
क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? नहीं। मिसेल क्यों बनते हैं, सारी चीज मैंने आपको समझा रखी है। ठीक है, पता है ना क्यों बनते हैं, देख लेना एक बार। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? कार्बन और इसके यौगिक दहन के परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में ऊष्मा देते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण इनका सामान्य ज्वलन ताप होता है, यानी जल्दी आराम से जल भी देंगे, ऊष्मा भी ज्यादा देंगे, जल भी जाएंगे आसानी से। इनका रख रखाव आसान होता है तथा दहन नियंत्रित किया जा सकता है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगी आग। इसलिए कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। 10वां, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। भाई झाग का निर्माण कैसे होता है, देखो मैं बता रहा हूं। यह है हमारा कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम, साबुन है RCOO, जब रिएक्शन करेगा तो ये तो बनेगा स्कम, चिपचिपा पदार्थ, ये सारा अलग हो जाएगा और अलग होने से पृष्ठ तनाव घटेगा और फिर झाग बनेगी। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, यदि आप लिटमस पेपर लाल व नीला से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा? कुछ नहीं होने का। भाई साबुन ना तो अम्ल है ना तो क्षार है, वो तो लवण है, इसलिए उसका लिटमस पे तो कोई इफेक्ट होने का ही नहीं। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है? भाई हाइड्रोजनीकरण एक योगात्मक अभिक्रिया है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ देखो ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का रिएक्शन करा, कितने हैं हाइड्रोजन, 2H2 हैं, तो दो बॉन्ड टूट जाएंगे इसमें से, 2H तो इधर जुड़ेंगे और 2H जुड़ेंगे इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हाइड्रोजन के जुड़ने को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, और हाइड्रोजन जुड़ता है या तो डबल बॉन्ड पर या तो ट्रिपल बॉन्ड पर। इससे जो है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। वनस्पति तेल ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, और जब इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की रिएक्शन से हाइड्रोजन डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर जुड़ जाता है जिससे वनस्पति घी बनता है जिसे हम कहते हैं डालडा। खतरनाक है बहुत ज्यादा, हमारे लिए ध्यान रखना। 13वां क्वेश्चन, दिए गए हाइड्रोकार्बन ये सारे हैं, इसमें संकलन अभिक्रिया होती है? भाई संकलन कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया को या एडिशन रिएक्शन को, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा ना उसमें ही होगी संकलन अभिक्रिया, ये चीज मैंने आपको सिखा रखी है। ठीक है, देख लेना डबल बॉन्ड किस में है, इसमें से डबल या ट्रिपल। मक्खन, अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए। मक्खन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जबकि खाद्य तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अतः अंतर को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। थोड़े से मक्खन को गर्म करके उसमें कुछ बूंदे ब्रोमीन जल डालते हैं, ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ता। इससे यह पता चलता है कि मक्खन संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। मक्खन संतृप्त होने से अपने अणु में ब्रोमीन को नहीं जोड़ता। संतृप्त का मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड है तो वो किसी को जोड़ नहीं सकता अपने ऊपर, योगात्मक अभिक्रिया दिखाने का ही नहीं वो, इसलिए ब्रोमीन का कलर ही चेंज नहीं हुआ। जबकि खाद्य तेल में कुछ बूंदे ब्रोमीन जल की डालकर हिलाते हैं, कुछ समय बाद ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है। इससे यह पता चलता है कि खाद्य तेल असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला। खाद्य तेल असंतृप्त होने से अपने साथ ब्रोमीन को जोड़ लेता है, ब्रोमीन काम में आ जाने से ब्रोमीन का रंग नहीं बचता। ब्रोमीन लग जाएगी ना वहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे जुड़ने में, इसलिए ब्रोमीन बचने की, नहीं तो कलर ही नहीं दिखाई देने का उसका। 15वां, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। भाई साबुन का स्वच्छीकरण अभिक्रिया तो मैंने पूरी समझा रखी है आपको चित्र सहित। ठीक है, तो बेटे ये हमारा जो है चौथा चैप्टर जो था उसकी सारे बोर्ड के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के पार्ट के बीच के क्वेश्चन और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सारी पूरी कर ली हमने। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, और
बार बार प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो को बार बार समझते रहना चाहिए, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।